आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुलाचारस्य संरक्षकम् लोकाचारसुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे, तं दीनबन्धुं भजे। अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति अध्यापकाः अपि च अन्ये ये आचार्याः सन्ति, तेभ्यो सादरम् अभिवन्दनं विधाय अहं साक्षात् अत्र विषयवस्तु प्रतिपादनं करोमि। अत्र आहत्य कति छात्राः सन्ति प्रशिक्षण निमित्तं कति छात्राः सन्ति? आचार्यः अध्यापकाः सन्ति अत्र। कति सन्ति? 20 प्राध्यापकाः। 20 प्राध्यापकाः अस्मदीयाः एव अथवा बहिस्तात् अपि सन्ति? परिसरीयाः अपि सन्ति, केचन आदर्श महाविद्यालयात् अपि समागताः सन्ति। अस्तु, चलो तर्हि सम्यक् अस्ति। एकैकशः अहं विषयवस्तु प्रतिपादनं करोमि, यतोहि यथा अहम् अद्यतनीयः विषयः यः वर्तते खलु, शोधकार्ये तन्त्रांशानाम् अनुप्रयोगः। शोधकार्ये तन्त्रांशानाम् अनुप्रयोगः एतस्मिन् सन्दर्भे एव अद्य चर्चा भविष्यति। श्वः पुनः प्रायोगिकपक्षस्यापि अनुगमनं भविष्यति इति मन्ये। यतः तत्र निर्दिष्टः वर्तते खलु पाठ्यक्रमे तत्र। तो जब यहाँ पर हम लोग संवाद कर रहे हैं तो उभय पक्षी संभव है या केवल एक पक्षी ही संवाद रहेगा? एक बार में स्पष्ट कर दें तो उसी अनुसार हम अपना उभय पक्ष संभव हो जाएगा। हाँ, उभय पक्ष संभव है। ठीक है, तो हम वहां भी उधर भी माइक रहे ताकि हम लोग मध्य मध्य में संवाद कर सकें। देखिए, जब हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि शोध कार्य में तंत्रांश का अनुप्रयोग, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इससे क्या लाभ होता है, विशेष रूप से जब आप चूंकि सभी यहाँ पर प्राध्यापक हैं तो अनिवार्यतया आप अपने शोधार्थी का यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ जो परास्नातक स्तर में जो डिजर्टेशन होता है वहां भी आपको इन विषय वस्तुओं को समझाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम शोध कार्य में तकनीक का प्रयोग करते हैं तो एक जो लाभ उससे होता है वह यह होता है कि समय की बचत होती है हमें। साथ ही साथ उसके साथ साथ एक्यूरेसी रहती है और आप जहां पर कंटेंट जो है उस पर आप अधिक फोकस कर पाते हैं कंटेंट संकलन की बजाय। तो हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, आज हम सामान्य रूप से पृष्ठभूमि पर चर्चा रखेंगे, कल हम कुछ प्रायोगिक चर्चा भी यहाँ पर हम करेंगे। अगर द्विपक्षीय संवाद होगा तो अधिक आप लोग जान पाएंगे। जो हम इतने दिनों में हमने प्रयास किया है कुछ सीखने के लिए, वो आप लोगों से संवाद हम कर पाएंगे, क्योंकि एक पक्षीय संवाद जब होगा तो फिर उसमें उतना नहीं हो पाता है। तो हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं इन विषय वस्तुओं को लेकर के। पृष्ठभूमि के रूप में जब भी हम बात करते हैं तो एक पक्ष है जो कि आप पारंपरिक रूप से संस्कृत के अध्येता रहे हैं, साथ ही साथ आप आधुनिक तकनीक को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सभी ऐसे संस्था से संबद्ध हैं जहां पर आपको छात्र पारंपरिक रूप से अधिक मिलते हैं और उनका उपयोग, अर्थात वह पारंपरिक विद्या जो है उसका उपयोग आप
आधुनिक तकनीक के का उपयोग करते हुए राष्ट्रोत्कर्ष के लिए और ज्ञान संपदा को और भी आगे ले जाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक समन्वयन की आवश्यकता है। सबसे पहले समन्वयन की आवश्यकता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप पारंपरिक रूप से अध्ययन करते हैं तो आप तकनीक का महत्व नहीं समझ पाते हैं। वहीं पर जब आप केवल तकनीक की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पारंपरिक विद्या का क्या महत्व रहा है उसको आप कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि मैं दोनों ही पक्षों को देख चुका हूं, उसको आत्मसात किया है, इसलिए मैं ये अनुभव के आधार पर ये मैं कह रहा हूं। जैसे गुरुकुल पद्धति में जब आप अध्ययन करते हैं आप अमरकोश आदि को याद कर लेते हैं, आपकी स्मृति पटल पर होता है। उसके बाद आप उसी से कोई आगे चल करके कोई शोध कार्य हेतु स्वयं प्रवृत्त होते हैं या अपने छात्र को प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय में जो कंठस्थ किया है आपने, जो आपके मन मस्तिष्क में वह है, उसको किस तरह से विश्लेषण किया जाए जिससे कि अन्यान्य जो शोध परक कार्य हैं उनमें उनका उपयोग हो सके, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो जाता है। दूसरा उसी के साथ पक्ष यह भी है कि जो आपके छात्र हैं वे उस स्वरूप में दक्ष नहीं होते हैं शास्त्रीय परंपरा में जिस स्वरूप में आपने अध्ययन किया था। तब आप क्या करते हैं कि तकनीक के माध्यम से उनको जिस स्तर पर आप हैं उस स्तर पर लाने का एक आभासी प्रयास करते हैं और तब जाकर के दोनों का जो एक स्तर बनता है फिर आप कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उनको प्रवृत्त करते हैं। यही परंपरा सामान्य रूप से रही है। और जब से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तकनीक को लेकर के विशेष चिंतन प्रारंभ हुआ, विशेष रूप से माननीय बरखेड़ी महोदय जब से यहाँ पर नेतृत्व में रहे हैं, तब से हमने ये देखा है जो कि यह निरंतर तकनीक को एक समुचित स्थान दिया गया। समुचित स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि वो जो पारंपरिक विद्या हमारा है उसको और भी बेहतर तरीके से हम जन जन तक उपस्थापित कर सकें और जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो नवनीत है उसका हम लोग रसास्वादन कर सकें, आगे बढ़ सकें। हम इस पर चर्चा भी करेंगे क्योंकि ये परंपरा केवल सीएसयू में अभी नहीं प्रारंभ हुई। इससे पूर्व जब मंत्रालय के द्वारा कार्य न्यस्त किया गया था अलग अलग संस्थाओं को, जिनमें अलग अलग संस्थाएं रही और उन्होंने कार्य किया, तब से ये प्रारंभ हुआ। लेकिन वर्तमान समय एक स्वर्णिम काल कह सकते हैं जहां पर कि आप इस पर विशेष चिंतन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संस्कृत और आधुनिक ये दो मैंने जो वृत्त में दिखाने का प्रयास किया है उसमें यह है कि दोनों का अपना अस्तित्व है। उन दोनों को लेकर के आप समन्वय स्थापित करके जितना आप लाभ ले सकते हैं वह आपके लिए, आपके छात्रों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपादेय होगा। अब केवल उसी दृष्टि से हम नहीं अध्ययन कर रहे हैं। यह जो आप देख रहे हैं एक वटवृक्ष यहाँ पर आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, जहां आप देख रहे हैं जो कि मूल में परिवार को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, मध्य में समाज को, अध्यवसाय केंद्र को और शाखा प्रशाखा के रूप में राष्ट्र को, और आप समग्र विश्व को इस तरह से एक लाक्षणिक रूप में देख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर चित्र उपस्थापित किया है वह हम यह बताने के लिए हमने किया जो कि एनईपी 2020 के मद्देनजर, जब से एनईपी 2020 को हम देखते हैं उस समय में से यह और भी महत्वपूर्ण हो चला है। क्योंकि अब आप कहेंगे जो कि अभी चर्चा तो आपको एंड्रॉयड ऐप वगैरह को लेकर के चर्चा करनी थी, आप कहाँ यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पृष्ठभूमि के रूप में मैं इसलिए चीज बता रहा हूँ क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या है। और जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं या जितने भी आप अभी देखेंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स देखेंगे या इस तरह के और भी जो उपक्रम भारतीय या पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये देखेंगे, यह क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई अचानक। इतने अनादिकाल से जो भारतीय ज्ञान परंपरा
और अलग अलग आप जो विधा है, अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग जो विद्या हैं, उनको लेकर के तो आप चल ही रहे थे। अचानक में ऐसा क्या हो गया जो कि आप तंत्रांश के अनुप्रयोग के लिए यहाँ पर आप सभी एकत्र होकर के यह कार्यशाला कर रहे हैं या इस तरह की फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। और जब आप कहते हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पर किस तरह के विकास की बात करते हैं? आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है, फिर आप क्या चाहते हैं? तो उसको आप तारतम्य स्थापित कर पाएंगे, इस दृष्टि से हमने यहाँ पर ये दिया है। आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर इस पक्ष में अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर 3 अलग-अलग दिखाया गया। एक तो है अध्यवसाय, ज्ञान, अनुशासन, जो कि सद्भाव के लिए बताया गया है। द्वितीय स्तर पर आप देख रहे हैं, जिसमें कि समाज के संदर्भ में अगर देखें, तो पर्यावरण और कर्तव्य जो है, धर्माचरण जो आपका है, साथ ही साथ कर्तव्य जो है, इसके संदर्भ में, और मूलभूत जो उसका है परिवार, वहां पर आप भावनात्मक स्तर पर बात करते हैं। जो भावनात्मक स्तर पर जो आप आगे बढ़ते हैं परिवार से, फिर आप धर्माचरण कर्तव्य को देखते हैं, फिर वही आगे बढ़ करके अध्यवसायरत जब आप होते हैं, तो वहां पर ज्ञान, अनुशासन, सद्भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। ये चीज जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक ये तंत्रांश का जो प्रयोग करेंगे, वहां भी कहीं न कहीं समस्या आपके लिए रहेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर 2020 एनईपी 20 की बात जो मैं कर रहा था, वह इसी दृष्टि से, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको चिंतन करना होगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पर अध्यापक हैं, आप सभी शोध कार्य आपने किया होगा, आपने देखा होगा जो शोध कार्य जब समर्पण की ओर होता है, तो आपको पुस्तकालय से एक प्रमाण पत्र देना होता है, क्योंकि जिसको कहते हैं जो कि प्लेगरिज्म रिपोर्ट लगाना होगा। और उसको स्पष्टतः अगर कहा जाए तो ये इस दृष्टि से है, क्योंकि आपने किसी तरह से कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। आपको जो कार्य न्यस्त किया गया था, उस कार्य को, उस शोध कार्य को आपने प्रस्तुत किया है। इस निमित्त एक जो प्रमाण पत्र है, वह लाइब्रेरी के माध्यम से आपको दिया जाता है, जिसे प्लेगरिज्म रिपोर्ट कहते हैं। हालांकि उससे पूर्व भी आप अंडरटेकिंग देते हैं और भी बहुत सारी बातें होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पूर्ण रूप से इस तरह से नहीं बच पा रहे हैं, जो कि आपने अनुचित कार्य को नहीं अंजाम दिया होगा, ये आप पर इतना विश्वास नहीं रखा जा रहा है। जब शोधकर्ता के प्रति हम इतना विश्वास नहीं रख सकते हैं, तो उस शोध के प्रति कितना विश्वसनीय हो पाएंगे हम? इस दृष्टि से यदि परिवार से आप इस तरह भावनात्मक साथ ही साथ समाज में आकर के यदि आप धर्माचरण कर्तव्य को समझते हैं, तो आगे बढ़ करके आपको इस तरह की समस्या का समाधान खोजना ही नहीं पड़ेगा। यदि आप इन स्तरों को नहीं देखते हैं, तो कोई भी तंत्रांश ले लीजिए, वहां पर आप उसी तरह के इंटेंशन के साथ आप रहेंगे, और वह शोध कार्य कभी भी उत्कर्षदायी नहीं होगा, विकासप्रद नहीं होगा। तो इस दृष्टि से हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की। अब इससे आगे हम चलते हैं। अब आधुनिक तकनीक की बात हम करते हैं, क्योंकि हम तंत्रांश पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो इसकी महत्ता को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक बार हम आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि शास्त्र की बात की जाए तो किस शास्त्र से संबद्ध आचार्य हैं यहाँ पर। एक बार यदि माइक हो तो आप एक एक करके हमें बताएंगे, जो कि साहित्य के, व्याकरण के, ज्योतिष के, किस विषय के। जी महोदय, पुराने इतिहास विषय है हमारा। अपना परिसर और बता दें कि विभाग को। हाँ, श्री कृष्णानंद आदर्श महाविद्यालय, विषय पुराने इतिहास, अशोक कुमार पांडे। हाँ, क्रम से। श्री कृष्णानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मैनपुरी, डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी, साहित्य। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, श्री दीवान कृष्ण स्नातक धर्म आदर्श संस्कृत कॉलेज अम्बाला छावनी से ज्योतिष विभाग।
राजेंद्र कुमार शर्मा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर, सहायक निदेशक साहिब शिक्षा विभाग। डॉक्टर प्रवीण कुमार, शिक्षा शास्त्र विभाग, जयपुर। मदन सिंह नामधेयोऽहम् अस्मिन् एव परिसरे शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायां पाठयन् अस्मि। डॉक्टर लक्ष्मण पाही महोदय, तत्रैव जयपुर परिसरे धर्मशास्त्र विद्याशाखायां। सीके मिश्राहम्, अहं हरियाणा संस्कृत विद्यापीठे साहित्य विभागे अध्यापकः अस्मि। नरेश सिंह अत्रैव परिसरे पाठयति। डॉक्टर अंजलि गौतम अत्र धर्मशास्त्र विभागे पाठयति। साधना अहम् अस्मिन् एव परिसरे पाठयामि। चेतन कुमारः दर्शन विद्याशाखायां जयपुर परिसरे पाठयामि। गौरव प्रसाद पण्डा अत्रैव दर्शन विद्याशाखायां पाठयति। अहं राजेशः अधिकारी अत्रैव सर्वदर्शन विभागे अहं कार्यरतः अस्मि। अहं डॉक्टर अश्विनी कुमार ठाकुर, व्याकरण विभागे अत्रैव पाठयामि। नमो नमः महोदय, अहं डॉक्टर रेणु वत्स आदर्श महाविद्यालय अम्बालातः साहित्य विभागे सहायकाचार्य। नमो नमः महोदय, अहं डॉक्टर प्रियदर्शिनी अत्रैव पाठयामि। चलो तो मन्य सर्वेषां जातम्। अवशिष्टा वर्तते खलु। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि आप लोग अलग अलग लगभग सभी विषयों से संबद्ध हैं, पुराण इतिहास, ज्योतिष, शिक्षा शास्त्र, साहित्य। अब जब आप शास्त्रीय विद्याओं को देखते हैं, अब आप ज्योतिष की बात करें या फिर पुराण इतिहास की बात करें, चाहे किसी भी शास्त्र को ले रहे हैं, तो आप ये देख रहे होंगे जो कि तकनीक की आवश्यकता जो है वो आपको कहीं न कहीं अनुभव होता है। अगर एक सामान्य जनजीवन को लेकर के बात करें हम, तो वहां भी हम यही चीज देखते हैं जो कि हमारा जो अस्तित्व है वह कहीं न कहीं तकनीक से अनुस्यूत होता जा रहा है, और जितना आप उसको मिनिमाइज करते हैं उतना ही आप एक तरह से समाज से कटते चले जाते हैं। तो अब हमें ऐसे में करना क्या है? मूल रूप से यह कि हमारे ऊपर हावी ना हो, हम प्रयोग करें उनका, जो तंत्रांश हों या हमें अलग अलग वेबसाइट्स हम देखेंगे, अलग अलग जो संदर्भ को देखेंगे उनका हम प्रयोग करें, लेकिन वो हावी ना हो। इसीलिए मैं ये 2-3 स्लाइड जो आगे का है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आप देखते हैं जो कि जब 82 से बात करें हम, जब पेंसिल्वेनिया जो है वहां पर आप फर्स्ट टाइम आप कुछ देख पाते हैं इस तरह के गजेट को लेकर के, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये एक ग्राफ के माध्यम से हमने लिया है, एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जो कि किसी डाटा के लिए आपको यहाँ से एक ऑथेंटिक डाटा सीट ले सकते हैं, वहीं से हमने उठाया है। इसका संदर्भ भी मैंने यहाँ पर दिया है। अब आप देखिए जो कि कैसे धीरे धीरे 19 से लेकर के ये कल्पना किया गया है 2030 तक का, 2022 का डाटा लिया गया है, अब 2030 के करीब हम लोग धीरे धीरे पहुंचने जा रहे हैं। एक व्यक्ति पर कितने गजेट आपको दिख रहे हैं इसमें एक एक करके? लगभग एक व्यक्ति पर 15 गजेट औसतन रजिस्टर्ड हैं आज के समय में। मतलब आप तकनीक से इतना अधिक घुलते मिलते जा रहे हैं। कुछ होंगे जो कि कहते होंगे हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन कम भी प्रयोग करते हैं तो कितना आप उससे अनुस्यूत होते जा रहे हैं, ये आप डिपेंडेंसी अपनी देखिए। अब जब डिपेंडेंसी की बात आती है तो हम इसको, अब अभी तक तो ये बात हम निगेटिव वे में देख रहे थे, जो इतना एक साथ हम इसके ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, तो इससे हमारे लिए उपादेयता क्या है? तो हमने यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र लिया जीवन का, उनमें एजुकेशन लिया। एजुकेशन में क्या क्या हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है अगर हम इस तरह के प्रयोग की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी
अलग अलग जितने भी सेक्ट्स हैं उन सभी को उठाया और उनमें से कुछ को हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर, क्योंकि जिनमें हमें आवश्यकता हो सकती है। और फिर धीरे धीरे हमने ये देखा जो कि हम तकनीक को इस तरह से प्रयास करें जो कि उसका हम अधिक से अधिक उसे यूटिलाइज कर सकें। अब आप कहेंगे जो कि ये सब बातें तो सबको जानते ही हैं, तो आप ये क्यों बता रहे हैं? ये बताने का कारण यहाँ पर यह है कि अभी जब आप एंड्रॉयड ऐप की बात करेंगे या वेबसाइट्स की बात करेंगे तो आपको समुद्र दिखेगा। एक दो वेबसाइट्स नहीं, एक दो एंड्रॉयड ऐप नहीं, आपको असंख्य दिखेंगे। फिर आप उनका प्रयोग कैसे करें, मिनिमम से मैक्सिमम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ये आपकी मति पहले बननी चाहिए। आप अपने आप में उस तरह से संकल्पित हों तभी जाकर के आप आगे काम कर पाएंगे। क्योंकि एक अगर एंड्रॉयड ऐप है या एक कोई विशेष आप एप्लीकेशन ले रहे हैं तो उसको आप शोध कार्य में कैसे प्रयोग करेंगे, कितना आप अधिक से अधिक लाभ लेंगे, ये आप पहले जानते रहें। इसीलिए ये जितनी भी बातें हम पृष्ठभूमि में चर्चा कर रहे हैं इसकी ये आपको समझ में आएगा जब आप प्रयोग करना शुरू करेंगे और जब आपको लगेगा जो कि नहीं हमें यह जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से तो हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते थे, आज तक हमने चिंतन ही नहीं किया। तो मूल रूप से क्या है कि हमें टेक्नो स्मार्ट बनना है। ये हम उनको केवल उसका प्रयोग करें, इसलिए हमें प्रयोग नहीं करना है। तो इसीलिए ICT अनुप्रयोग पर जो ये जितना बल दिया जा रहा है इसको लेकर के आप एजुकेशन में आप देखते हैं, जिसको लेकर के अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एजुकेशन में भी मूल रूप से रिसर्च पढ़ा करके बात करेंगे। जब ICT की बात करते हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर ICT एजुकेशन के संदर्भ में ICT का क्या प्रयोग है, फिर साथ ही साथ जो कि संस्कृत ये शिक्षा की भी बात करेंगे तो संस्कृत क्षेत्र में क्या इसकी आवश्यकता है। फिर उसमें आकर के जो शोध कार्य हम करते हैं अपने आप को धीरे धीरे लिमिटेड करते चलेंगे हम। उसके बाद फिर उसके हम हर्डल्स देखेंगे, जो चैलेंजेस हैं, फिर उसके साथ साथ जो सोर्सेज हैं उनकी बात हम धीरे धीरे करेंगे। अब मोटे तौर पर कंपोनेंट की बात करते हैं। लगभग आप सभी इससे पूर्वी कक्षाएं हुई होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने UGC में भी पढ़ा होगा, वहां पर एक कम्युनिकेशन चैप्टर है, उसको वहां भी आपने कुछ देखा होगा। तो यहाँ पर केवल आपको केवल दिग्दर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके स्मृति पटल पर फिर से यह झंकृत करने लगे, ताकि आप जब इन विषय वस्तुओं को लेकर के आगे बढ़ें तो आप उसको समझ सकें, उसका उपयोग उसी तरह से कर सकें। जब आप डेटा की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिर इसकी प्रक्रिया होती है और इसके जो उपभोक्ता हैं, जो उपयोक्ता हैं, उनकी बात आती है। ये कंपोनेंट आते हैं जब ICT की बात आप करते हैं। और उसमें क्या क्या विषय वस्तु आता है ये आपके यहाँ पर सामने में है, इसको आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। फंक्शन की बात आप करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से देखते हैं जो कि इसका स्टोरेज, फिर कम्युनिकेशन, फिर इसके साथ साथ जो इसका प्रोसेसिंग होता है, रिट्रीवल होता है, ये तीन मुख्य रूप से आप इसके फंक्शन में अलग अलग पक्ष को देखते हैं और यही आपको भी प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण के लिए आप जब APS प्रस्तुत करते हैं, APS अलग अलग संस्था में अलग अलग नाम होता है, एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार। एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार दिया जाता है तो अभी तक जो होता था हम टाइप करवा करके अपने जो डिजिटेशन आदि है उनका प्रयोग करते थे, वो देते थे आप। फिर उसमें संशोधन पहले हार्ड कॉपी में ही कर लेते थे, उसके बाद जाकर के उसको प्रस्तुत किया जाता था। धीरे धीरे आप टाइप्ड मटेरियल जो है डिजिटल फॉर्म में लाना शुरू किए। अब जब आप करते हैं तो उसमें मैक्सिमम डायग्राम वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। उसमें AI आपका पूर्ण रूप से मदद करता है, जो कि आप अगर आप अलग अलग तरह से परचेज वर्जन रखे हैं तो आपके लिए वह काम और आसान कर देता है। उसकी भी बात हम लोग करेंगे क्रम से, क्योंकि जब आप शोध कार्य कर रहे हैं तो शोध कार्य में बहुत सारी बातें आएंगी। केवल आप थीसिस लिख रहे हैं वही केवल नहीं आएगा, आप अपना प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो भी आएगा। आप जब
पीजी डिजिटेशन सबमिट कर रहे हैं वह भी आएगा। पीजी डिजिटेशन जो आप रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं वो भी आएगा। उसके साथ साथ जो मूल्यांकन आपका होता है उसमें जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो भी आएगा। एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार जो है उसको भी आप देखते हैं, फिर उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन भी होता है। फिर उसमें जितना भी आप प्रयोग करते हैं, जैसे आपने डायग्राम प्रयोग किया तो डायग्राम का जो कैप्शन देंगे किस तरह से देंगे, टेबल दे रहे हैं तो टेबल का कैप्शन किस तरह से देंगे। इसके साथ ही साथ जो भी आपका विषय वस्तु होगा उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे। आपने डिजिटेशन लिखा, कुछ चैप्टर यहाँ लिखा है, कुछ दूसरे जगह पर लिखा है, फिर उसको कैसे मर्ज करेंगे, कैसे उसको सुरक्षित रखेंगे। एक वर्जन आपने तैयार किया, दूसरा वर्जन फिर किससे हम तैयार करेंगे। इंडेक्सिंग करना होता है, जैसे आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपने लिख लिया, फिर चैप्टर 1 में आपका पॉइंट सब पॉइंट्स हैं, तो आप कैसे उनको इंडेक्सिंग करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे, फिगर की लिस्ट जो है उनको कैसे तैयार करेंगे, टेबल की लिस्ट कैसे आप तैयार करेंगे, अपेंडिक्स आप कैसे तैयार करेंगे, और इसके लिए हम कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करें, रेफरेंसिंग के लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करें, ये हम देखेंगे। उससे पहले ये है जो कि जैसे स्टोरेज है, आप स्टोर कैसे करते हैं। पहले जैसे जब आप लोग भी आप प्रयोग किया होगा आप लोगों ने, पहले जब आप रिसर्च पेपर लिखते थे या अपना डिसर्टेशन तैयार करते थे, थीसिस तैयार करते थे, तो उसके लिए एक चौथाई पेज का आता था मोटे अक्षर पर, जिसमें कि आप ग्रंथ का नाम, उसका उनके लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष ये तैयार करते थे। अब धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया। अब आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग लाइब्रेरी आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है। आप एक साथ बैठते हैं, आप वहां पर वहीं से मैक्सिमम ग्रंथों को ले लेते हैं। एक एक ग्रंथ को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर नहीं जाना होता है, आर्काइव से आप ग्रंथ को ढूंढ लेते हैं। तो ये जो है, अब जब आप ढूंढ ले रहे हैं तो अब आवश्यकता आपको हो रही है फिर स्टोरेज कैसे रखें उसको, फिर कम्युनिकेट कैसे करें। इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं जो आप देखते हैं। तो ये फंक्शन में इनको देखते हैं। फिर उद्देश्य, तो जब शोध कार्य की बात करते हैं तो शिक्षा एवं शोध सामग्री जो है उनका हस्तांतरण हो सके, क्योंकि जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, अभी जो भी शोध कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आप अग्रिम पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए कर रहे हैं। उससे आपको जो लाभ मिल रहा है वो तो है ही, लेकिन वो आप तक ही नहीं रुक जा रहा है। जैसे मैंने ओतास डेवलप किया, ऑनलाइन तत्सम एनालाइजिंग सिस्टम फॉर हिंदी, तो वो वहीं पर केवल नहीं रुक गया। अब नेक्स्ट जनरेशन के जो हमारे शोधार्थी हैं वो पूरे भारतीय भाषा के लिए वो कार्य करेंगे। उसके बाद और भी आगे उसको एक्सपेंड किया जाएगा, जो कि वैश्विक अलग अलग भाषाओं को लेकर के काम किया जाएगा। हमने एक स्क्रिप्ट पर काम किया, उसके बाद मल्टी स्क्रिप्ट पर काम होगा, और उसके बाद वाइस वर्सा होगा। एक स्क्रिप्ट में दीजिए, नेक्स्ट अलग दूसरे स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये जो बात काम हो रहा है वो यह है कि आप जो भी ज्ञान ये कर रहे हैं उसका हस्तांतरण कर रहे हैं। हस्तांतरण करने के लिए आपको इस तरह स्टोर की भी आवश्यकता होगी, जो कि आप इस तरह से स्टोर करके उसको रखें। इसके लिए आप देख रहे हैं कि नेशनल रिपोजिटरी जो है इस सब को तैयार किया गया है, या आप शोध गंगा आदि जो देख रहे हैं वो क्यों दिया गया है, जो कि उसके और भी कार्य है। ऐसा नहीं कि केवल सुरक्षित रखना यही केवल कार्य, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि पारदर्शिता को लाया जाए। अब उस सब पर हम चर्चा करेंगे, जो कि वो कैसे पारदर्शिता की बात करते हैं, इस तरह के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप शोध ग्रंथों को देखते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर एक मानक रिसर्च पेपर्स जो हैं वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे। इन सब की बात करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में देखते हैं जो कि शिक्षा, शोध और ज्ञान का हस्तांतरण की बात आप करते हैं। इसके साथ साथ डिजिटल ग्रंथालय जो है उसको प्रोत्साहित किया जाए, ये भी एक कार्य होता है जब ICT को लेकर के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कि राष्ट्र के आर्थिक विकास, क्योंकि जब आप शोध कार्य करते हैं उस शोध कार्य से ही राष्ट्र को आगे की ओर हम ले जाते हैं। जितना महत्वपूर्ण शोध कार्य होता है जिस राष्ट्र में, वह राष्ट्र उतना आगे बढ़ता है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा, ऑनलाइन शिक्षा, बहुत सारी अलग अलग हैं। यहाँ पर मैंने केवल कुछ यहाँ पर उद्देश्य हमने गिनाया था। इसके साथ साथ एजुकेशन में आप देख रहे हैं जो कि वर्चुअल टीचिंग की बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशनल टूल्स की बात करेंगे हम,
टीचर्स ट्रेनिंग की बात करेंगे, फिर न्यू कोर्स जनरेशन की बात करेंगे, फिर एजुकेशन डोर स्टेप जो आप डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा आदि की बात आप कर रहे हैं, ये जो है इनमें से आप निरंतर इससे रूबरू होते रहते हैं, इनसे आप साक्षात्कार आपका होता रहता है। यहाँ तक जो हमने चर्चा किया सामान्यतया ये एक सामान्य विषय वस्तु हमने प्रस्तुत किया, जो कि जो हमारे तंत्र की बात अभी हम कर रहे हैं, टेक्निक की बात कर रहे हैं, वो टेक्निक किस तरह से हमें हमारे लिए, हमारे शोध कार्य के लिए, हमारे संदर्भ में किस तरह से उपादेय है। अब हम अपने भारतीय विद्या को देखेंगे और फिर भारतीय विद्या को देखने के साथ साथ दोनों को लेकर के हम एक एक करके टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। अब इनमें से आप लोग बताएंगे जो कि MS वर्ड पर कितने लोगों का कमांड है, क्योंकि मूलभूत जो आप लिखते हैं उसमें मैक्सिमम कार्य आप MS वर्ड पर ही करते हैं। MS वर्ड पर केवल हैंड रेज करेंगे, क्योंकि हर एक किसी के पास माइक ले जाना संभव नहीं हो पाएगा। एक बार हैंड रेज करेंगे, कितने MS वर्ड पर, कितने व्यक्ति यहाँ पर हैं जो MS वर्ड के लिए एकदम बिल्कुल आश्वस्त हैं, जो MS वर्ड पर ठीक ठाक काम कर लेते हैं। विदेशी के लिए मैक्सिमम काम इसी से होते हैं सर, इसलिए लगभग सभी साइट इससे यूजफुल है और काम करते हैं इसीलिए। और कौन कौन सा टूल है जो जिससे आप लोग परिचित हैं, जो बेसिक, जो विशेष की बात मैं नहीं करूंगा, सामान्य स्तर पर हम बात करें तो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको कि आप सामान्य रूप से ये करते हैं। आप लोग नॉर्मली विंडोज ही यूज करते हैं या लिनक्स भी यूज करते हैं आप लोगों से कोई? अच्छा, सभी विंडोज करते हैं। विंडोज करते हैं। हाँ चलिए, तो नहीं, क्योंकि हम उसी तरह से इसको डिजाइन करेंगे, क्योंकि हम इस पर कल भी जो चर्चा करेंगे तो हम उसी तरह से ध्यान में रख करके करें। हाँ, तो अब हम आते हैं, इससे आप लोग सभी परिचित हैं ही, जो कि वैदिक वाङ्मय की बात जब आप करते हैं तो आप संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर वेदांग की बात आप करते हैं, फिर उपवेद की बात करते हैं। अब जब भी आप अपने शोध कार्य की बात करते हैं तो कहीं न कहीं, एक मिनट, ये हो गया था, ये हमने अभी चर्चा किया था आप लोगों से, ये वैदिक वाङ्मय की बात हमने जब की थी तो यहाँ पर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, क्योंकि जब भी हम शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो हमारा जो कनेक्शन होगा, हमारा जो लिंक होगा, हमारा जो स्रोत होगा, वो कहीं न कहीं यहीं से प्रारंभ होगा। उपवेद को देखते हैं और इससे संदर्भित जो अलग अलग ग्रंथ हैं उनको देखते हैं। कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर दिखाया है, जो कि आयुर्वेद को लेकर के, जो कि ये जो आप यहाँ पर वैदिक वाङ्मय की बात कर रहे थे, उसी में फिर आगे चल करके उनके जो शाखा प्रशाखा के रूप में आप देखते हैं, और क्रमशः आते आते जब आप शोध कार्य की बात करते हैं तो उन्हीं में से कहीं से आप ग्रंथ उठाते हैं और उनको लेकर के शोध कार्य करते हैं आप, ठीक है। और जितने भी हमारे ये अभी हमने जो चर्चा किया, ये इन ग्रंथों को, इनको आप अलग से डिवाइड करते हैं क्लासिकल लिटरेचर के रूप में, और अगर साइंटिफिक लिटरेचर के रूप में इसको देखें तो आप संगीत हो या कामशास्त्र हो या छंद शास्त्र हो, इनको अलग अलग आप डिवाइड करते हैं। क्योंकि अब आप CSU में भी जब अध्ययन करते हैं, जो एजुकेशन के हैं वो तो इससे परिचित है ही, लेकिन अन्य फील्ड में भी जो है वो भी जानते हैं, जो कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के आप कार्य करते हैं। उसका कारण भी यह है कि जब आप केवल एक विषय को लेकर के कार्य करते हैं तो आप जितने डेप्थ में जाते हैं उतना बेहतर कार्य कर पाते हैं, लेकिन जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के काम करते हैं तो वह अधिक से अधिक दूर तक फैला होता है और अधिकतम लोगों के लिए वह उपादेय सिद्ध होता है। इस दृष्टि से
जो वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम लोग भले एक किसी विषय वस्तु को लें, लेकिन वहां पर हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के कार्य करते हैं। तो क्या हम इससे पूर्व मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के नहीं काम करते थे क्या? तो आप देखते होंगे, क्योंकि आज अगर हम संस्कृत क्षेत्र की बात करते हैं तो संस्कृत को एक यूनिट के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जबकि अगर इसको शाखा प्रशाखा के रूप में देखें, जैसे कि अभी आपने बताया कोई पुराने इतिहास है, कोई ज्योतिष है, कोई साहित्य है, कोई अलग अलग अन्य विषय के हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने इतिहास के हैं वो साहित्य से उनका संबंध नहीं होगा, या वो व्याकरण से अपरिचित होंगे, या वो ज्योतिष को नहीं जानते होंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच था वह पहले से हमने रखा था। लेकिन ये जो वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं उसमें हम कहते हैं, इस दृष्टि से अप्रोच करते हैं कि साइंटिफिक लिटरेचर जिस तरह से अलग अलग विषय वस्तु को देखता है, उस दृष्टि से हम देखने का प्रयास करते हैं। और जब आप तंत्रांश की बात करेंगे, अभी एंड्रॉयड ऐप की बात करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल जो सेशन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से, वहां पर हम देखेंगे, क्योंकि वो भी इसी तरह से अनुस्यूत होंगे। जब आप व्याकरण की को लेकर के बात करते हैं, जब आप साहित्य को लेकर के बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करेंगे, या ज्योतिष को लेकर के बात करेंगे, तो आपको अन्य जो वैज्ञानिक साहित्य है, मैं वैज्ञानिक साहित्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर उस ग्रंथ का नाम न देकर के उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को लिया गया है, और इनको लेकर के आप कार्य करते हैं। और जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम करते हैं तो अधिक से अधिक जो फील्ड है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और आपके लिए भी वह क्षेत्र उपादेय सिद्ध होता है। कैसे उपादेय सिद्ध होता है? क्योंकि जैसे कोई नव्य व्याकरण से पीएचडी कर लें, अब नव्य व्याकरण से अगर पीएचडी किया है तो वह व्यक्ति सामान्यतया अर्ह होगा नव्य व्याकरण फील्ड में जाने के लिए। लेकिन यदि कोई सामान्य रूप से व्याकरण मात्र उसका दिया गया है पीएचडी के लिए, तो व्याकरण का नव्य और प्राच्य जो होगा उसके लिए वो एलिजिबल होगा। मैं यहाँ पर टेक्निकल बिंदु से बात कर रहा हूँ, मैं शास्त्रीय जो वो गहराई है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब आप इनकी बात करेंगे शोध कार्य की तो आपकी वो व्यापकता देखी जाती है, और वो व्यापकता आपको और आगे लेकर के गति आपको देती है, व्यापकता जो है। अब जब हम शोध की बात करते हैं तो अनिवार्यतया यहाँ जो हम देख रहे थे अलग अलग साइंटिफिक लिटरेचर, चाहे जिस लिटरेचर को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, या दो से अधिक को मिक्स करके आप चल रहे हो, या जिस दृष्टि से आप शोध कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर हो जाता है जो कि सामान्य रूप से आप सभी को ये अध्यापन किया गया होगा। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, मैं केवल यहाँ पर सामान्य दिग्दर्शन मात्र प्रस्तुत करूंगा। शोध क्या है ये सब पढ़ाना समझाना मेरा कार्य यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग आपका सेशन रखा गया होगा, या आपने पहले भी इस पर चिंतन किया होगा। लेकिन एक सामान्य चर्चा अगर हम करते हैं तो मूल रूप से हम देखते हैं जो कि अज्ञात से ज्ञात जो है उसको आप सम्मुख लाते हैं, और इसमें मूल रूप से ये होता है क्योंकि जो समाज के लिए उपादेय हो, और उसमें आप आगे की संभावना भी कहीं न कहीं रखते हैं। और यही कारण है जो कि जो प्रारंभिक अवस्था जो मानव जीवन की रही, वहां से निरंतर वह उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ता रहा है, और आप उसमें के मूलाधार के रूप में आप देखते हैं जो ये चिंतन प्रणाली है, जो तर्क है, जो उसके साथ साथ आगे बढ़ने की जो इच्छा रही है, वही इसका मूल रूप से रहा। और जब आप तंत्र की बात करते हैं, तंत्र आपके लिए एक सहायक मात्र सिद्ध होता है। वस्तुतः जो आपका चिंतन है वही आपको बेहतर शोध कार्य की ओर प्रवृत्त करता है, क्योंकि जब भी आप टॉपिक चयन करते हैं तो वहां टॉपिक चयन करने के क्रम में ही आपको छोड़ दिया जाता है जो कि आप बताइए जो कि आप क्या करना चाहते हैं। और जब बात आती है जो आप क्या करना चाहते हैं तो आप खोजना शुरू करते हैं जो कि इस विषय पर कार्य हुआ है या नहीं हुआ है।
तो अभी आप लोगों से पहला ये प्रश्न होगा, जो कि जब आप शोध कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें किस तरह के तकनीक का अगर प्रयोग करना चाहें तो किस तकनीक के शरण में आप जाते हैं। ये सभी अपने पास, अपने प्रश्न का उत्तर अपने पास रखिए, मैं मध्य में आपसे लूंगा। क्योंकि जब शोध कार्य की बात करते हैं तो अनिवार्यतः प्रथमतः आपका आता है जो कि हम किस विषय वस्तु पर शोध कार्य करें। तो ये जो आता है, क्योंकि आप सभी अध्यापक हैं, आप में से अधिकांश क्या हम मानकर चल रहे हैं जो कि लगभग सभी ने शोध कार्य अपना पूरा कर लिया होगा, तो अनिवार्यतः प्रथमतः ये रहा होगा जो कि यह शोध किस विषय वस्तु पर किया जाए। तो ये आप लोग चिंतन करिए जो कि इसके लिए हम कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करते हैं, किस तरह से हम ध्यान देते हैं, कैसे हम ये करते हैं जो कि इसका रिपीटेशन हो, आदि आदि बहुत सारी बातें होती है। तो ये आप लोग अपने उत्तर अपने पास रखिए, हम आपसे मध्य में लेंगे। अब ये जब हम बात करते थे जो कि आगे चिंतन प्रक्रिया की, तो चिंतन प्रक्रिया के क्रम में आप सबसे पहले देखते हैं उपनिषद परंपरा पर आते हैं, और यहाँ पर परिपक्व अवस्था में आप देखते हैं जो कि अहम, इदम और सह को जानने की जो बात आती है, वो आप कठोपनिषद लें, जहाँ पर यमनचिकेता संवाद की बात करें, या केनोपनिषद लें या ईशोपनिषद लें, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वहां पर आपको जो प्रश्न है, आपकी जिज्ञासा जो है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आप नासदी सूक्त को बहुत अच्छी तरह से आपने आत्मसात किया होगा, क्योंकि आप उसी परंपरा में पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो कि यह किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद हमने इसकी चर्चा कर ली थी। तो प्रश्न होता है, सबसे पहले प्रश्न उठता है जो कि किस तरह से हम एक शोध कार्य जिस पर करेंगे वह किस तरह से हम चयन करें। उसके बाद इसका मेथोडोलॉजी जो होगा एक शोध पत्र के लिए या डिसर्टेशन के लिए, ये किस तरह से हो सकता है। और पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर, या आप डिसर्टेशन की बात करें या बुक की बात करें, जो भी शोध कार्य आपका होगा उसका प्रकाशन। तो ये तीन जो है, इन तीन को लेकर के पहले हम चर्चा करेंगे, जो कि इसमें कौन कौन से जो तंत्रांश हैं, टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप अभी तक किन किन का उपयोग आपने किया है, क्योंकि आपने कार्य कर लिया है, और उसके बाद मैं आपके समक्ष हूं यहाँ पर। तो अब एक एक करके हमें बताएंगे। पहला प्रश्न ये है, क्योंकि जब शोध कार्य आप करना प्रारंभ करते हैं तो इसके लिए रिसर्च टॉपिक जो आप चूज करते हैं, उस समय आपके मन में किस तरह के टूल्स की बात आती है, जहां से आपको इसके लिए मार्ग मिल सके, जहां से आप समझ सकें कि हम इन वेबसाइट्स का प्रयोग करें, इन तंत्रांश का प्रयोग करें, जिससे कि हमें सहज हो जाए, हम समझ सकें। तो इस पर हम अभी एक एक करके आप लोगों से संवाद करेंगे। अब आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं, जो कि ये तो बताने के लिए आप हैं ही, तो आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं। तो ये चूंकि संवादात्मक मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि उधर से भी प्रश्न आ रहा है, उधर से माइक बंद रखेंगे, जो मुझे मेरी ही आवाज सुनाई पड़ती है वो करके। ये प्रश्न मैं इसलिए आप लोगों के समझ रख रहा हूं कि आप उस पर चिंतन करें। कुछ उत्तर आपको आज प्राप्त होंगे, कुछ अगल बगल में जो आपके सहाध्यायी हैं उनसे प्राप्त होगा, कुछ हमसे प्राप्त होगा, कुछ आप चिंतन आगे भी कर पाएंगे। यदि सिर्फ मैं बता दूं तो एक बताऊंगा, दो बताऊंगा, तीन बताऊंगा, क्योंकि समय की भी सीमा है और हमारे ज्ञान की भी सीमा है। क्योंकि मैं जितना जानता हूं उतना ही बताऊंगा, और जितना मैं इस 90 मिनट्स में बता सकता हूं उतना ही बताऊंगा। तो पहले ये है जो कि एक आपके मन में वो जिज्ञासा हो, जो कि आप उस पर चिंतन कर सकें, जो कि आपने जब शोध कार्य किया था उस समय में आपने शोध शीर्षक चयन करने के लिए आप किस तरह के तंत्रांश का चिंतन किया था आपने। और नहीं तो वर्तमान में जो आप शोध कार्य करवा रहे हैं, तो वहां पर आप अपने शोधार्थी को क्या देखने के लिए बोलते हैं, कहाँ पर जाकर के वह चिंतन करेगा, कहाँ पर जाकर के देखेगा जो कि इस तरह के शोध कार्य पहले हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर स्पेसिफिकली जो आपका स्पेसिफिक एरिया है उसमें, तो एक एक करके हम आपसे संवाद करेंगे।
हाँ जी, अब आप माइक दे सकते हैं जो भी यहाँ पर हैं उनको, एक एक करके। और इस पर चिंतन करना है, केवल हम ही नहीं बोलते रहेंगे यहाँ पर, आपको बताना है जो कि आपने क्या किया। नहीं तो आप अध्यापक हैं, आप बताएं जो कि किस तरह से आपने चिंतन किया, आपने अपने शोधक छात्र को कैसे प्रेरित किया, किस टूल्स के लिए आपने कहा, किस वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि आपने भी तो कुछ कार्य किया ही है। हाँ, एक एक करके। संदर्भ साहित्य का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा शोध विषय का चयन करने के लिए। तो वर्तमान में जो टूल्स हैं वो शोध गंगा इत्यादि, शोध गंगा के द्वारा आप संस्कृत के क्षेत्र में विशेष तौर पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पे सब अवेलेबल है कि किस विषय पे आप शोध कार्य करना चाहते हैं, कैसे हुआ है, कौन सा टूल प्रयोग किया है, कौन सी विधि प्रयोग की है, क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या आपका सीमांकन है इत्यादि सब कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा मेरा जानना है और ऐसा ही करना पड़ता है। आपका नाम अभी कौन बता रहे थे? मदन नाम है मेरा, डॉक्टर मदन सिंह। ठीक, हाँ, नेक्स्ट। जैसा कि गुरु जी ने बताया, हम लोग भी वही सोच गंगा वही जाते हैं, वहीं पर जाकर अध्ययन के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे CSU का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, वहाँ पर ही बच्चे जाकर देख सकते हैं। जैसे ये लिंक भी जुड़ा हुआ है और उसके अतिरिक्त भी कुछ वहाँ दिया हुआ है। तो इन सब चीजों से हम करवाते हैं बच्चों को। अपना नाम भी बताते चलेंगे ताकि मुझे ध्यान में रहे कि किनका उत्तर क्या है, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ। CK मिश्रा, बघोला विद्यापीठ। नेक्स्ट। जी सर। सर जिस तरह रिसर्च के जितने भी पोर्टल आते हैं, थोड़ा माइक को ठीक से रखेंगे ताकि आवाज, क्योंकि एक ये समस्या होती है आभासिक पटल पर, क्योंकि थोड़ा उसको माइक को थोड़ा ठीक से रखेंगे। जी सर, आवाज आ रही है? क्योंकि मैं भी चाहता था जो कि आप लोगों के साथ डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन हो सके, लेकिन इस तरह की स्थिति हुई जो तीन दिन से मैं उधर CSTT में ही था, तो लगातार अपना परिषद नहीं छोड़ सकता था। इस कारण से मुझे आभासी पर रहना पड़ेगा, तो वो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों के साथ होता तो ये समस्या नहीं होती। हाँ, बताएंगे। सर आप समय हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह की हम देखते हैं रिसर्च पोर्टल में जाकर जो भी रिसर्च से हुआ है, शोध कार्य जो हुए हैं, उसमें जाकर हम देखते हैं कि किस विषय के ऊपर हमें करने अपेक्षित है, जैसे कि हम नया कुछ कर सकते। रिसर्च पोर्टल जैसे उदाहरण के लिए अगर CSU से आप कार्य कर रहे हैं तो कौन सा रिसर्च पोर्टल पर जाएंगे, कहाँ पर? संस्कृत शोध गंगा, संस्कृत शोध, इस तरह का पोर्टल भी आ जाता है गूगल के ऊपर, वहां पर जाकर हम कर सकते हैं। ठीक। मेरा नाम लक्ष्मण तिवारी है, धर्मसाधु विद्यासागर। धन्यवाद। नेक्स्ट। जी, मैं अशोक कुमार पांडे। मेरा 2007 में जब पंजीकरण हुआ, उस समय उतना तकनीक का तो वो नहीं था, किंतु संपूर्णानंद की जो संपूर्णानंद का जो पुस्तकालय है, उसमें कैटलॉग और जो पंजिका उपलब्ध रहती है, उसके माध्यम से उन विषयों को देखा कि इस पर कोई शोध आदि तो नहीं हुआ है। और जो हमारा संबंधित विषय था भागवत, और भागवत का पूरा ग्रंथ ग्रंथ संहिता कहा जाता है। तो ग्रंथ संहिता में और एक उपपुराण है आद्य पुराणम, तो उसमें जो उपलब्ध है वर्तमान में आद्य पुराणम, तो मुखर लीला पर्यंत है। उसमें दो भाग, ये ग्रंथ संहिता, ये गोलोक खंड में और आद्य पुराण में उसका तुलनात्मक अध्ययन गुरुदेव के माध्यम से उसका मैंने विषय चयन किया।
आपने बहुत अच्छा कहा, तो उस समय में 2007 में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो आप शोध कार्य करवा रहे हैं छात्रों को, तो उसमें तो आप बता रहे होंगे जो कि कहाँ से वो सर्च करेंगे, कहाँ से देखेंगे। जो शोध गंगा और अन्य जो जाल है जो उन पर विवरण का। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। दो चार प्लेटफॉर्म के नाम पता है, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, बोध, डिजिटल प्लेटफॉर्म, गूगल स्कॉलर, इस प्रकार के कुछ हैं जिनसे कहते हैं कि वहां से देख सकते हैं किस पे कार्य नहीं हुआ है या किस पे अभी कार्य, मतलब किस पे कार्य हो रहा है, कैसे कैसे कार्यों को पंजीकृत किया है, तो वहां पे यही कुछ है। अभी तक इतनी जानकारी है हम लोगों को। आपने एक एडिशन बढ़ाया है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पर अकाउंट है आपका? जी, अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? डॉक्टर विश्व कुमार तिवारी। ठीक, नेक्स्ट। नमस्ते सर। जब मैंने शोध कार्य किया तो उसमें शोध गंगा इत्यादि से गुरु जी से पूछ के इस पे शोध हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद जो शोध शीर्षक है वो भी हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे शोध के विषय में हमें ज्ञान हो पाए। तो जैसे मेरा जो विषय था सामुद्रिक शास्त्र रोग विमर्श, तो सबसे पहले तो जो शीर्षक को चुना कि सामुद्रिक शास्त्र में रोगों के बारे में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को सामुद्रिक शास्त्र से जोड़ के कार्य किया। उसके बाद फिर उसका परिसीमांकन कि हम मान लीजिए हॉस्पिटल में जाके ओपीडी में कार्य करेंगे तो किस किस जगह किस डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें जा रहे हैं या फिर हम स्टेट लेवल पे उसको कर रहे हैं, परिसीमांकन कि कहाँ कहाँ उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारी शोध की विधियां हैं, प्रविधियां, मान लीजिए प्रश्नात्मक विधि है, सर्वेक्षणात्मक सर्वे जो मेथड है, तो इस प्रकार से वो कार्य किया नहीं, अभी अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ केवल टॉपिक चयन के लिए, बस अभी उसी पर चर्चा करेंगे। मेथोडोलॉजी पर तो हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए ये इतना बृहद, बैठ जाइए आराम से, ये इतना बृहद विषय वस्तु है जो कि आप जब स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लाएंगे और उससे संदर्भित जो समस्या है उनका समाधान करते जाएंगे तो आप क्रिस्टल क्लियर होगा। क्योंकि ये जो मैं तंत्रांश का उपयोग बताने की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ये तो आप भी ढूंढ सकते हैं, फिर हमें यहाँ आने की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ यही रहेगा जो कि आप एक एक पॉइंट उठाएंगे हम, और उनसे संदर्भित जितने हैं उनको हम समीक्षा करेंगे जो कि हाँ इनमें ये चीज उपलब्ध है, ये हमारे लिए उपादेय है, और हम वही प्रिस्क्राइब करेंगे अपने शोधक छात्र को। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे देखने लगे या केवल गूगल पर सर्च करके देखने लगे हैं तब तो हमें असंख्य इस तरह के मिलेंगे जो हम इनसे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसमें ये भी देखना पड़ेगा उसमें प्रामाणिकता कितनी है, कितना लेकर के हम आगे छात्र को मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस कारण से एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं हम, और एक टॉपिक के लिए हम कहाँ कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट, और जो भी बचे हुए हैं थोड़ा फास्टली अपना नाम और बस केवल अगर पहले जो हो गया है उसके अतिरिक्त कुछ बता सकते हैं वो बताते चले। राजेंद्र कुमार शर्मा, स्पोर्ट्स डायरेक्टर। सर हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स का होता है उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। बिकॉज संस्कृत में ज्यादातर हिस्टोरिकल किया जाता है या तुलनात्मक किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होता है। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई भी रिसर्च को मिलता है, लाइक तो कुछ भी नई चीज आई है, जैसे वे बताया है अभी प्रेजेंट में कि कैसे उसकी जितनी भी जो क्रियाएं हो रही है उसको सबको एनालाइज किया जा सकता है, तो टूल आते हैं। तो उन टूल्स को लेकर के और इस सिचुएशन में लाइक तो अमेरिका में अगर कोई बच्चा कर रहा है वहां उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वही चीज साउथ अफ्रीका में की जाएगी तो क्या परफॉर्मेंस आएगी, हाई एल्टीट्यूड पे क्या परफॉर्मेंस है, लो एल्टीट्यूड पे क्या परफॉर्मेंस है, किस डीएनए के लोगों में क्या परफॉर्मेंस, उसको देखने के लिए जो बहुत सारे नए तकनीकी और सॉफ्टवेयर आए हैं उनका प्रयोग करके, और जो बेस्ट रिसर्च स्केल होता है खास करके बच्चे के इंटरेस्ट और अवेलेबल सब्जेक्ट्स और अवेलेबल टेक्निक्स, उसके आधार पर रिसर्च हो रही है प्रोजेक्ट में, जो कि बहुत ही आधुनिकता को लिए हुए है। बहुत अच्छा, आपने जो टूल बताया उसमें बहुत सारे टूल्स हैं इस तरह के, तो एक दो टूल बताएंगे जो टूल आप समझते हैं जो उत्तम है। सर
के हिसाब से जैसे कि एक तो हमारी जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की जो लैब होती है, अगर वो कहीं अवेलेबल है, लाइक टू इंडिया के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे LMIT है, BHU है, साउथ के अंदर जो नागार्जुन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो चीज अवेलेबल है। तो उन चीजों को अगर वहां से ले सके या वहां जाके कर सकते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं। एक क्या है, फिजिकल एजुकेशन का ही एक एसोसिएशन चलता है, वो चीजें प्रोवाइड करवाता है। एक स्पोर्ट्स जो साइन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बहुत सारे कैंपस है ऑल इंडिया में। लाइक टू बेंगलोर वाला कैंपस जो है वो बहुत प्रबुद्ध है, पटियाला वाला कैंपस है वो बहुत प्रबुद्ध है। तो वहां जाकर के भी रिसर्चर अपनी जो है रिसर्च कर रहे हैं। क्या ये जो जहाँ का नाम आप बता रहे हैं, क्या वो डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ यस सर, डिजिटल फॉर्म में भी ऑनलाइन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए हमको वहां जाना ही होता है। वहां जाकर के वो दूसरी बात हो गई। हम अभी उसका टॉपिक निर्धारण के लिए कौन कौन किस किस पर शोध कार्य हो गया है और किस किस पर हो सकता है, बस इस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, चलिए, इसमें सभी अध्यापक ही हैं, इसलिए कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है और सभी ने शोध कार्य किया है। मैंने शोध कार्य अवश्य किया, लेकिन करने का भी बहुत अनुभव नहीं है। काफी जो मैंने किया है उसके आधार पर जो मेरे पास कुछ अनुभव है उसको मैं भी रखना चाहता हूँ। शोध शीर्षक चयन करने के लिए कुछ तो टूल्स मैंने बताए थे, उसके अतिरिक्त सर मेरी समझ में ये है कि हमको ये पहले समझना पड़ता है कि हमारा शोध कार्य किस टाइप का है। लेकिन जैसे पांडुलिपि से हमारा संबंधित है, हम IGNC की साइट है वहाँ हम जा सकते हैं, और हमारे यहाँ पर जयपुर में भी है पांडुलिपि से संबंधित काफी सूचना मिल जाती है। लोग जो कैंपस है वहाँ पर भी इसकी लिस्ट मिल जाती है। तो और भी सर बहुत सारे तो इसके ऑनलाइन भी बहुत सारे साइट है, वहाँ से लोग जानकारी मिल जाती है कौन सी नहीं, एक मिनट। ऑनलाइन बहुत सारे साइट्स हैं, बात नहीं मुश्किल कर रहे हैं। आपको जो पता है, आप जो साइट एक साइट है वो एक साइट बताइए, क्योंकि वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि असंख्य प्लेटफॉर्म्स भी मिलेंगे। क्या CSU का है इस तरह का कोई साइट? सर CSU में हम सीधे लाइब्रेरी में जाके देखे थे तो वहाँ पे तो पूरा मॉडल लिया था, इसलिए मेरा काम भी नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हाँ वहाँ पर पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट तो है, जयपुर को दिखाना है तो उधर भी IGNC के साइट है सर, उस पर भी है, ये तो ऑनलाइन भी है IGNC का, तो वहाँ से लोग ये पांडुलिपि से संबंधित देख सकते हैं। चलिए ठीक है, पांडुलिपि से संबंधित है ये भी आपने बताया जो कि कुछ साइट्स इस तरह के हैं जो जहां से जाकर के आप टॉपिक्स जो पूर्व हुए हैं कार्य IGNCAR या अन्य में है उनको आप लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमको कोई जैसे पारंपरिक विषय है या फिर कोई अन्य विषय है तो उनके लिए सर जैसे कुछ जो हमारे पास में नहीं हम देखे थे जितने तो उनके भी साइट पर हमको यहाँ पे क्या शोध कार्य है उसकी हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करेंगे आप सभी, जिनको जो उपलब्ध है, क्योंकि देखिए हम तो कुछ पॉइंट्स बताएंगे ही, जिनको जो बैठ जाइए, जिनको जो जानकारी है वो वेबसाइट को लिस्टिंग करेंगे। जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कौन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे टीम को? ये अंकित जी कर रहे हैं क्या? हाँ, तो ये एक तरह से आप इनका असाइनमेंट समझिए या होमवर्क समझिए या जिस तरह भी समझिए, क्योंकि सभी मित्रवत ही हैं सभी यहाँ पर। तो जो भी ये कह रहे हैं इनको एक लिस्टिंग करवा लेंगे इनसे, और उससे क्या होगा कि वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, उसको एक एग्जामिन कर लेंगे जो कि वो कितना ऑथेंटिक है। जैसे इन्होंने बताया जो IGNC पर में है इस तरह का, या अपने CSU के वेबसाइट पर है, ये हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर हैं 20-25 जितने भी हैं उन सभी के लिए वो रिसोर्स के रूप में हो जाएगा,
ताकि वो अपने शोधक छात्र को कम से कम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये लिस्टिंग जो जो बताए हैं, जैसे अश्विनी जी हैं, राजेंद्र जी हैं, या अभिषेक या अशोक पांडे जी हैं, या मदन सिंह महोदय हैं, या बघोला से थे, या लक्ष्मण जी हैं, जो भी हैं, इनका एक लिस्टिंग कर लेंगे जो कि ये इन्होंने इनके नजर में है, वो आपके ग्रुप में आपको व्हाट्सएप कर देंगे लिंक कॉपी करके, और एक जगह आप लिस्टिंग कर लेंगे और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये आपके लिए, ये सभी के लिए उपादेय रहेगा। ठीक है, एक चीज और मुझे बताइए, यहाँ पर जितने रजिस्टर्ड हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, या कुछ आते हैं कुछ जाते हैं? उपस्थिति कितना % है? तो यहाँ पे जो प्रतिनियुक्त वो तो है ही, लेकिन हाँ कुछ सेशन के लिए कुछ अध्यापकों को भी जोड़ा गया है कि जिस कक्षा के बाद में वो यहाँ उपस्थित हो सकते हैं, जैसे उनके लिए उपयोगी है। इस तरह का है। ठीक ठीक है, चलिए देखिए, अब हम आते हैं इसी बिंदु को लेकर के। अभी जैसे चर्चा किया गया था जो कि शोध गंगा है या पुस्तकालय है, कुछ रिसर्च पोर्टल की बात की गई। तो अब हम देखते हैं, जो सबसे पहले तो हमें तकनीक का अगर देखा जाए तो जो अपना व्यवसाय, ये CSU में जितने अभी तक के शोध कार्य हुए हैं उनकी बात आप लोगों में से किसी ने नहीं किया। क्या वो लिस्टिंग हमारे लिए उपादेय नहीं होता है क्या? इतने सालों से जो लिस्ट किया गया है उपलब्ध है ना वो पूरा? जी सर, अभी CUC ने ज्ञान वाहिनी करके लॉन्च किया है पोर्टल, उसके अंदर जितने भी शोध कार्य हुए हैं वो वहाँ पे लिस्टिंग है, और अन्यत्र भी जहाँ शोध कार्य है वो भी वहाँ पे लिस्टिंग की है। ज्ञान वाहिनी करके भी नया बना है। तो ज्ञान वाहिनी क्या पब्लिकली उपलब्ध है? जी सर, वो ऐप है, एक ऐप है, और उस ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे भेजेंगे। तो उसमें कब से कब तक का दिया गया है? सर अभी उसमें कुछ तो अपलोड कर दिए गए हैं और कुछ अभी हो रहे हैं, कंप्लीटली पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक के उन्होंने काफी अपलोड कर चुके हैं बहुत सारे, और अभी उसका कार्य चल रहा है। और वो टीचर्स के लिए भी उन्होंने अलग से ज्ञान। हाँ देखिए, अब जैसे एक तो ये हो गया जो कि ज्ञान वाहिनी आपके लिए जितने भी हैं सभी के लिए, क्योंकि CSU में के लिए अगर बनाया जा रहा है तो अनिवार्यतया उसमें आदर्श में जितने हुए होंगे, क्योंकि आदर्श में पहले शोध कार्य होते थे, तो आदर्श में जितने शोध कार्य हुए होंगे, या शोध संस्थान में जितने शोध कार्य हुए होंगे, या फिर यहाँ जितने शोध कार्य हुए होंगे वो उपलब्ध होगा। ठीक है, तो वो एक उपादेय अपने लिए हो जाएगा। इसके साथ साथ जो कि अन्य इंस्टीट्यूशन, जैसे कुछ हमने देखा था जो कि JNU या अलग अलग विश्वविद्यालय जो हैं वो भी जारी करते हैं। ठीक है, जो कि उनके भी वेबसाइट्स पर वो लिस्टिंग होती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये सभी नोट करते जाएंगे आप लोग, क्योंकि एक ये दूसरा हो गया जो कि विभिन्न विश्वविद्यालय जो हैं उनके वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे लिए उपादेय हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ये हम लोगों की एक सीमा रही है, क्योंकि हम लोग जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो संस्कृत डिपार्टमेंट्स में जो कार्य हुए हैं या ट्रेडिशनल जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहां पर जो लिस्टिंग हुई है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है डाटा, और जो डाटा उपलब्ध भी है वो PDF के रूप में है या अन्य तरह से है, वो डिजिटलाइज नहीं हुआ है। तो एक तो ये हो सकता है जो कि आप जैसे स्टूडेंट्स आपके हैं PG डिजर्टेशन के, उन सब से उनके माध्यम से भी ये कार्य करवाया जा सकता है, जो कि PDF के रूप में उपलब्ध है, तो हम अपने स्तर पर वो हम करवाएं। ठीक है, ये आपके इंटरनल यूज के लिए हो सकता है। नहीं तो अगर विश्वविद्यालय जैसे ज्ञान वाहिनी में ही अगर पूरा जोड़ दिया जाता है तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अपने लिए। दूसरा अभी देख रहे हैं जो कि कह रहे हैं जो कि जैसे शोध गंगा है, शोध गंगा तो बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है उसमें, लेकिन वहां भी सीमा है जो कि वहां जितने अपलोड किए गए हैं अगर आप सर्च करना चाहें तो उतने से ही आपका काम चलता नहीं है, और आप फिर भी परेशान होते हैं जो कि हम ये टॉपिक जो चयन कर रहे हैं वो टॉपिक वस्तुतः वही है या नहीं। ये अभी तक इस तरह का स्कीम डेवलप नहीं किया गया है, विश्वविद्यालयों के द्वारा भी नहीं किया गया है। तो आपको यही करना होगा जो कि जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हैं उनका आपको संबद्ध जो विषय है उससे संदर्भित जो आचार्य हैं उनसे आपको मैनुअली संपर्क करना होता है। लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहेंगे तो इसकी कमी अभी भी है, जिस पर हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत कठिन कार्य नहीं है ये, क्योंकि जो ऑलरेडी उपलब्ध है उसको हम कंपाइल करके अगर हम एक जगह ये करते हैं। जैसे CSU का ही हम देख रहे थे, तो कुछ ईयर्स का केवल पहले शो होता था, अब धीरे धीरे बढ़ाया गया होगा
क्योंकि गंगानाथ झा परिसर इस पर कार्य कर रहे थे शायद उस समय में। तो अभी आप एक बार देख लेंगे जो कि किस ईयर से किस ईयर तक का हुआ है, तो आपके लिए एक उपादेय हो जाएगा। दूसरी बात यह है क्योंकि पहले जो देख रहे होंगे जो कि शोध के लिए टॉपिक दिए जाते थे और वर्तमान में जो टॉपिक दिए जा रहे हैं, दोनों में कुछ स्लाइटली डिफरेंस है। क्योंकि पहले तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, इस तरह की बातें आती थी, लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज आपके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत उसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई करके दिया जाता है। दूसरा जो हम एक बिंदु कहना चाह रहे थे वो है एक जे स्टोर, आप सभी लगभग परिचित होंगे। जे स्टोर जहां पर कि मूल रूप से यह तो है इसके लिए जो आपकी पत्रिका जो है उसके संदर्भ में हम देखते हैं इसको, क्योंकि पत्रिका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप जिस पत्रिका को देखते हैं उनका संकलन वहां पर उपलब्ध है। अब उसके माध्यम से जितने भी टाइटल्स उनके हैं उनको आप देख सकते हैं उस पर क्या कार्य हुए हैं। हालांकि वो पूर्ण रूप से शोध कार्य अर्थात पीएचडी या एमफिल या डीफिल की बात नहीं है वहां पर जो बात है वो सिर्फ है केवल शोध पत्र की बात है, लेकिन वो भी एक आधार हमारा हो सकता है जब हम टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के शोध गंगा या इधर हम देख रहे हैं जो कि एक ज्ञान वाहिनी अभी आपने बताया है जो कि वो एक्टिव है इस संदर्भ में। तो तीसरा हो गया जी स्टोर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हम अगर अपने लिए करना चाहें जो कि कंपाइल करके रखना चाहें, जो कि इतने शोध कार्य हो गए हैं, अब हमें इससे संदर्भित हमारा जो फील्ड है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कोई कार्य कर रहा है साहित्य में, और साहित्य में भी पंडित राज जगन्नाथ पर कोई कार्य कर रहा है, तो वो अगर अपना कंपाइल करना चाहे तो उसके लिए कौन सा टूल हो सकता है, क्योंकि अपने क्षेत्र के, क्योंकि आज लाइफ टाइम उसी फील्ड में काम करना है। कोई ज्योतिष से है और ज्योतिष में भी एक विशेष प्रभाग अगर वो व्यक्ति लेकर के कार्य करवाना चाह रहा है तो उसके लिए एक लिस्टिंग करनी होगी जो कि इस क्षेत्र में ये कार्य हुए हैं। तो एक तो है वो आज मैनुअली कर लें जो कि हाँ यहाँ ये कार्य इन आचार्यों ने करवाया है, और दूसरा हो जाएगा जो कि हम एक डिजिटल फॉर्म में अपने पास हम रखना चाहें एक टूल के रूप में, तो वो क्या हो सकता है हमारे लिए टूल। कोई इस पर चिंतन किए हो जो कि जैसे आप व्याकरण पर कार्य कर रहे हैं, हमेशा आपको व्याकरण पर करना है। व्याकरण में भी मान लीजिए आपने ले लिया एक प्रक्रिया प्रभाग ले लिया, तो प्रक्रिया प्रभाग से संदर्भित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको लेकर के काम करना है, तो उसके लिए क्या टूल्स हो सकते हैं। चलिए, तो जितना हम लोगों ने आज चर्चा किया है, अभी जो लास्ट स्लाइड हमने दिखाया था उसी स्लाइड पर हम फिर आते हैं। उसमें एक था जो कि हमारा जो कि टॉपिक जो हम चूज करेंगे रिसर्च पेपर के लिए या डिजर्टेशन के लिए या शोध से संदर्भित किसी कार्य के लिए, तो हम किस तरह से करें, उनमें कौन कौन सा टूल हमारे लिए उपादेय होगा, पहला। दूसरा अब आगे देखेंगे जो कि जो शोध प्रक्रिया जो होगी, हमारी शोध प्रविधि जो होगी, उसको लेकर के उसमें हमारा कौन कौन सा टूल काम का होगा। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे, अभी हमारे पास टाइम कितना है, 17 मिनट है, एक बार कंफर्म करेंगे हमें, 1:10 तक के लिए टाइम समय है। तो अब दूसरा बिंदु हम थोड़ा सा आज अभी टच करते हैं, उसके बाद कल जो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, उसमें मैं जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उनको मैं प्रायोगिक पक्ष पर, हालांकि जितना मैं स्क्रीन के माध्यम से दिखा पाऊंगा मैं प्रयास करूंगा जो दिखाऊं, जो कि जो पहला हमने लिया जो कि टॉपिक चूज करने के लिए, दूसरा हुआ जो कि मेथोडोलॉजी जो हमारा शोध प्रविधि है उसको बताने के लिए, उसके लिए जो जो हमारे लिए टूल उपलब्ध हैं, जिन जिन टूल्स को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं या जो हमारे लिए सहज हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस संदर्भ में आप लोग बताएंगे जो कि शोध प्रविधि के संदर्भ में
जो शोध कार्य आप प्रारंभ करते हैं उनके लिए आप कौन कौन सा टूल प्रयोग करते हैं। जो प्रयोग कर रहे हैं वही केवल बताएंगे इसमें, क्योंकि इसमें सभी परिचित नहीं होंगे। जो एक दो व्यक्ति जो भी इससे परिचित हो वो केवल बताएं। हमारे साथ संवाद में केवल आराम नहीं करेंगे, उभय पक्षी संवाद रहेगा। वो हम यहाँ पर साक्षात नहीं है तो इस कारण से बहुत अधिक नहीं हो पा रहा है। अगर साक्षात होते तो ये प्रक्रिया अधिक होती। हाँ जी। किसी भी टॉपिक जो हम लेते हैं तो रिसर्च चूज करते हैं तो हम इसके लिए रेगुलर प्रक्रिया में, जैसे मान लो कि इंटरव्यू शेड्यूल ले सकते हैं और इसलिए जो हम क्वेश्चनर ले सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन जैसे उसको बना सकते हैं। ये दो शेड्यूल को मैं जानती हूँ, इसको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल भी एक आइटम कर सकते हैं। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन ऐड, क्योंकि खास करके जो एजुकेशन के जो भी हैं उनमें ये बहुत अधिक उनमें अधिक प्रचलन में है ये। तो आप क्वेश्चन ऐड बनाते हैं, उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं आप? सब्जेक्ट भी होना चाहिए। हाँ नहीं, तो उसके लिए कौन सा किस तरह से आप, मान लीजिए हमें 25 प्रश्न आपसे पूछना है, ठीक है। देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं, जो कि विश्वविद्यालय के छात्रों में जो तनाव की स्थिति होती है उस पर हमें सर्वे करना है। जैसे एक छात्र हमारे अंडर में किया था, जो कि उसका फिर समाधान बौद्ध परंपरा को लेकर के वो है दिखाया था। तो नालंदा में एक शोध कार्य हुआ था, तो उसमें ये था जो कि प्रश्न जो है, प्रश्न हमने लिया, प्रश्न हमने रखा और प्रश्न के जो उत्तर आएंगे उसका जो विश्लेषण होगा उस आधार पर हमारा शोध कार्य होगा, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक लेते हैं जो कि हमें इस आयु वर्ग के लोगों को लेना है, जेंडर भी ये होना चाहिए, या इस तरह के कुछ स्पेसिफाइड हम क्वेश्चन रखते हैं। तो इसके लिए हम किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं? सर इसके लिए जैसे कि जो 3 प्रकार के इसमें खास करके 2 प्रकार की एंजाइटी होती है, स्ट्रेस एंजाइटी और डिस्ट्रैक्टेड एंजाइटी। तो उसके लिए खास करके अलग अलग किस्में हैं जो किसी ने डेवलप कर दिया है। बहुत डेवलप करने के बाद उसकी मान्यता उसकी सिद्ध हो जाती है, तो वहां से या तो वो क्वेश्चनर हम खरीदें या किसी ऐसी संस्था के पास वो क्वेश्चनर हो, क्योंकि हम नए क्वेश्चन बना करके उससे हम उसको यूज नहीं कर सकते। वो प्रमाणित क्वेश्चन होने चाहिए, वो जो उसकी एक रेटिंग होती है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद उस क्वेश्चनर को हम यूज करके उसके ऊपर जो है हम, जैसे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग क्वेश्चनर रहेगा, और कॉलेज के हैं उनके लिए अलग रहेगा, यूनिवर्सिटी के लिए अलग रहेगा। तो एक स्ट्रेट जो प्रमाणित क्वेश्चनर है वो यूज करते हैं। उसके लिए कुछ क्वेश्चनर अलग अलग संस्था के, जैसे ऑक्सफोर्ड के कुछ क्वेश्चनर है, हमारी यहाँ की जो जब हम साइकोलॉजिकल लैब में गए तो वहां हमको एक क्वेश्चनर दिए गए थे। तो प्रमाणिकता वाले ही ले सकते हैं, अपना बना करके नहीं डाल सकते। ठीक, इसमें 2 पक्ष हुआ। एक तो हुआ जो कि क्वेश्चंस जो होंगे वो हुआ, और दूसरा हुआ जो कि हम प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया जो कि एक तो पहले से जो डिफाइंड है, जिनको आप परचेज करते हैं और चूंकि वो मान्यता प्राप्त है और उनका आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप पीजी डिसर्टेशन करवा रहे हैं किसी का, उसमें क्या करेंगे आप? क्योंकि आपको उसके लिए उतने बजट तो होंगे नहीं, क्योंकि और उसकी एक प्रक्रिया होती है जो कि आपको खरीदना है, उसके लिए प्रोसीजर होगा, उसका फाइनेंशियल ऑडिट होगा, बहुत सारी उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं। बहुत एक आसान सा तरीका है अपने पास कि शोधकर्ता में या शोध गंगोत्री में जहां भी हम कोई भी अपनी थीसिस डाल रहे हैं तो उसके पीछे एग्जाम में हम अपने क्वेश्चन डालते हैं। अगर वहां से जिस प्रकार की एंजाइटी हम ले रहे हैं इसी प्रकार का टॉपिक हम वहां जाकर के ढूंढे, तो उसको पहले किसी ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च में वो एग्जाम में अपने सारे जो भी क्वेश्चन है उसको डालना कंपलसरी होता है। वहां से उन क्वेश्चन को हम एज इट इज उठाएं और हमारी स्टडी के लिए हम यूज करें तो वही यूजफुल हो सकता है। वो आपको फ्री में भी मिल जाएगा और आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
चलिए, अब ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चनर की बात हो गई। मान लीजिए कोई साहित्य के हैं, कोई व्याकरण के हैं, कोई ज्योतिष के हैं। अब ये एक तुलनात्मक पद्धति लेते हैं और इनको दो जो ग्रंथ है या स्क्रिप्ट है उसकी तुलना करते हैं, या दो एडिशन है उनको लेकर के बात करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें साहित्य के भी बहुत सारे अध्यापक हैं यहाँ पर, तो वो किस तरह का प्रयोग करते हैं? तुलनात्मक रूप से अगर आप कर रहे हैं तो इसमें किस तरह का जो टूल्स, क्योंकि हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं टूल्स पर, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। जो किस तरह का वेबसाइट्स हो या कोई टूल्स हो, किस तरह का आप लेते हैं? तो तुलनात्मक कहते हैं, इसमें डेटा कलेक्शन की जरूरत उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी डेटा तो कुछ सही नहीं होता है। वो सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं जो किसी विद्वान ने लिख दिया या किसी भाषा में या किसी किताब में लिख दिया गया, तो सेकेंडरी डेटा यूज करके वो अपना जो है रिसर्च पूरा करता है। जो प्राइमरी डेटा है या एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो किसी को क्वेश्चनर करके करते हैं, तो नहीं, ये साहित्य के कोई है या व्याकरण के, उनको कहिए उसी तरह से उत्तर दें, क्योंकि साहित्य या व्याकरण के जो है, क्योंकि वो उसमें जीते हैं ना, वो बताएंगे उस तरह से। सर जैसे हम कोई साहित्य का विषय हमने लिया और तुलनात्मक अध्ययन को किस तरह का करना है, जैसे उदाहरण के लिए हमने कथा शिक्षण लिया और हम कथा की बोधगम्यता के विषय में विचार कर रहे हैं। अब उसकी बोधगम्यता हमको किस मेथड से देखनी है, तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया है, एक तो मॉडल के लिए मिल गया, डायरेक्ट मेथड यूज किया, बुक मेथड यूज किया। तो एक तो मैंने शिक्षण को तुलनात्मकता कर रहा हूँ कि कथा शिक्षण जो है, उस कथा शिक्षण को करने के लिए अगर मैं बुक मेथड का यूज करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, और अगर मैं मॉडल इत्यादि का यूज करके कथा शिक्षण कर रहा हूँ तो उसका यूज क्या है, उसका क्या वो रहेगा। तो वो फिर डिपेंड करता है उसके हम जब एग्जाम लेते हैं उसकी जो रिजल्ट आते हैं उसके आधार पर निकालते हैं। अगर हम किसी दो ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसकी बोधगम्यता को देख रहे होते हैं। पहले तो विषयगत देख रहे होते हैं कि जो विषय है क्या स्टेप बाय स्टेप वो विषय उसने प्रस्तावित किए हैं या नहीं किए हैं। अगर उसकी टीका का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो क्या टीकाकार ने वहां पे बोधगम्यता को देखा या नहीं देखा, या बोधगम्यता छात्रों में बन रही है या नहीं बन रही, और बन रही है तो उसका फिर और भी कई चरण आ सकते हैं, जैसे कि उसकी भाषा की सारल्यता कितनी है, या उसमें विषय का उपस्थापन जो है वो प्रत्येक विषय को उपस्थापित कैसे किया है। तो इसके आधार पर हम उसकी तुलना करते हैं, दो ग्रंथों में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं मेरा प्रश्न था वो थोड़ा सा यहाँ पर साइड हो गया। आप प्रक्रिया को बता रहे हैं, आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। आप उसमें मान लीजिए दो ग्रंथों का कर रहे हैं तो दोनों ग्रंथ आपके पास होना चाहिए। तो एक तो हो गया जो कि ग्रंथ आपने खरीद लिया, हार्ड कॉपी आपके पास है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि सभी आपके पास उपलब्ध होंगे। ये तो सर जैसे इंटरनेट आर्काइव है वहां से बुक्स वगैरह हम देखते हैं, या तो जो जहाँ जहाँ डिजिटल हमको बुक्स अवेलेबल होती है वहां से हम उसको बुक को क्लिक करते हैं। जैसे इंटरनेट आर्काइव मोस्टली काफी देखती है, ई-बुक्स इंटरनेट पे और भी जो भी लाइब्रेरीज है, डिजिटल लाइब्रेरी जो है वहां से हम बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मली जो है वह डिजिटल लाइब्रेरी या फिर मैन्युस्क्रिप्ट अगर है तो वहां से मैन्युस्क्रिप्ट की जो प्रक्रिया है, हालांकि ये सब थोड़ा एक लिमिटेड एक्सेस के लिए होता है, लेकिन जो भी उपलब्ध हैं उनको आप ध्यान में रख करके वहां से, जैसे अभी मैं गया था, मैसूर गया था, तो वहां पर ओडी में वो लोग भी ऐसे ही तैयार कर रहे हैं जो कि पूरा उसको डिजाइन करके और संस्था को शायद वो एक्सेस दे रहे हैं, इस तरह करके कुछ उनका है। इसी तरह अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, इसमें जितना उपलब्ध है, अभी मैंने देखा था जो कि एक भर्तृहरि पर सुज्ञान महांती सर ने जो किया है वो शारदा स्क्रिप्ट में है। अब यहाँ पर पूर्ववर्ती जितने भी हैं वो अलग स्क्रिप्ट में रहे हैं, तो दोनों का जो तुलनात्मक किए होंगे। अभी यही चीज मैं कह रहा था अभी, जो कि आप जो अभी बता रहे थे, जो कि बोधगम्यता को लेकर के बात आ रही है या उसके प्रवाह को लेकर के बात आ रही है, और पहले जब आप लेते थे एक ऐतिहासिक या अन्य तरह से तुलना करते, तो तुलना की भी अलग अलग स्वरूप हम देखते रहे। तो कुल मिलाकर के हम ये कर रहे हैं, जो कि जब हम इसकी बात करते हैं, कल जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो अब हम
सैद्धांतिक जितनी चर्चा करनी थी वो हमने आज कर ली है, और जो भी बातें हमें आप लोगों से जाननी थी वो लगभग जान लिया, क्योंकि एक तो मुझे जानना था जो कि जितने भी यहाँ पर अध्यापक हैं वह किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या उनका स्तर है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं टूल्स जो है उनको बताने का प्रयास करूंगा। कल प्रयास करेंगे जो कि अगर आप लोगों के पास जिनके पास लैपटॉप रहे वो साथ में अपना रखें तो थोड़ा आपके लिए उपादेय रहेगा, जो कि मैं जो यहाँ पर चर्चा करूंगा उसको आप साइड बाय साइड आप देख भी पाएंगे, कि वहाँ पर उसको चर्चा ही केवल नहीं रहेगा, उसको आप आत्मसात कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कुछ टूल्स बताएंगे जो कि जैसे मेंडले हुआ, आज भी आप जाकर के चर्चा कर सकते हैं आपस में और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम उसको दिखाएंगे जो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस लिए यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसी तरह MS वर्ड को लेकर के ही आप सभी परिचित हैं ही, लेकिन उससे क्या क्या हम अधिक उसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल हमारा मुख्य रूप से जो रहेगा वो प्रायोगिक पक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी से संदर्भ जो आज हमने चर्चा किया है, ठीक है। तो अगर लैपटॉप रहे तो फार बेटर, नहीं तो केवल बस मैं जो कहूंगा जो दिखाऊंगा बस उतनी तक ही आप सीमित रहेंगे। अब आपके पास 5 मिनट है जो आप लोगों को चर्चा करनी है, जो पूछना है, जिस तरह संवाद करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी अध्यापक ही हैं और आप सभी के मन में अनंत जिज्ञासा रहती ही है, और हम भी आप में से ही एक हैं, तो आपस में संवाद कर सकते हैं। कुछ है इस तरह का, या आप लोगों के का कुछ और भी एक्सपेक्टेशन हो कि ये फर्स्ट डे है तो हम आगे भी उसी हिसाब से चलेंगे, तो आप अपने एक्सपेक्टेशन भी जाहिर कर सकते हैं। अब ओपन है आप लोगों के लिए। जी सर, या इसके लिए एक बार चर्चा के लिए थोड़ा या चिंतन के लिए समय मिलेगा तो हम कल ये सब अपने प्रश्न तैयार करके रखेंगे और फिर एक बार चर्चा का समय पूछेंगे। ठीक है, तो प्रश्न तो पहला ये हो गया जो कि जो हमने अभी 2 बिंदु चर्चा हमने किया, उस बिंदु से संदर्भित जितना भी आपको इधर से फीडबैक मिलता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप कलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोऑर्डिनेटर यहाँ पर है। दूसरा ये रहेगा जो कि कल हम लोग जो चर्चा करेंगे, अगर संभव हो तो जो भी लैपटॉप के साथ रह सकते हैं वो लैपटॉप के साथ रहें, और अगर कुछ विशेष कुछ बिंदु छूट रहा हो जिस पर कि आपका एक्सपेक्टेशन हो जो नहीं ये भी होना चाहिए, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ ये ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मैं 1 2 4 10 टूल्स तक मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसको द्विगुणित और सहस्त्रगुणित आप स्वयं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में जो पृष्ठभूमि की चर्चा की उसी कारण से, ठीक है। तो कल हम लोग अपने समय से पुनः मिलेंगे, और अगर कुछ है तो आप लोग संवाद कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी इस व्याख्यान से हम लाभान्वित हुए और आशा करते हैं कि सभी प्रतिभागी भी लाभान्वित हुए होंगे, और हम कल फिर इसी विषय को लेकर उपस्थित होंगे, और जो इनका जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा जो पता होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप से निश्चित रूप से। चलिए, सभी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय दिया, और इसी तरह से आप एक कभी उपस्थित होंगे ऐसे ही मैं आपका